Hello everyone. So our today's topic is machine learning in big data. So we will mainly discuss about clustering, classification, and Naive during this lecture. And just remember, this is a high-level discussion. And if you want to discuss or know about these techniques in detail, you can always go towards my lectures in machine learning playlist, and you can find the detailed uh, algorithm working of these classifiers. So these are the learning objectives of this topic, and let's start with this today's lecture. So, but machine learning is very crucial for big data because we discussed previously that it is characterized by volume, velocity, variety, veracity, and value. So machine learning is characterized by is normally characterized by these five V's. Each one of has its own contribution. So, for example, volume demonstrates that the number of instances or number of observations are huge, and velocity is characterized by the fact that uh, you have a large number of instances or records generated in a very short period of time. Then there is a variety that you have newer and newer classes being formed with each passing day, each passing moment. तो वॉल्यूम वेलोसिटी और वैरायटी और वेरासिटी एंड वैल्यू ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिग डाटा के एंड इसमें जो चैलेंज आता है वो ये है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज देम विद ट्रेडिशनल टूल्स क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस है डाटा को माइन करना उसमें से पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना और उसको फर्दर अपने पर्पस के लिए परस्यू करना तो ये की चैलेंज है कि फॉर एग्जांपल इफ वी हैव हाई डायमेंशनल डाटा तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स होते हैं एक रिकॉर्ड में जैसे कि टेक्स्ट स्पेस जिनोमिक्स और सेंसर डाटा में होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप इतने फीचर्स में से कौन से फीचर्स आपके ज़्यादा रेलेवेंट हैं एक गिवन प्रॉब्लम में तो दैट इज़ अ बिग चैलेंज फिर आपके पास कंटिन्यूसली स्ट्रीमिंग डाटा मौजूद है जो कि आपकी वेलोसिटी देता है मतलब आप यू आर लाइव डाटा इज बीइंग जनरेटेड continuously. Then we have data from heterogeneous sources like it can be structured, semi-structured, or unstructured that we have discussed previously. There can be noise and missing values in the data. Data can be incomplete and inaccurate at scale. And then there can be non-linear patterns as well. For example, relationships can be too complex that simple methods cannot be applied. सो बेसिकली ये तमाम चैलेंजेस जब हमारे सामने आते हैं तो मशीन लर्निंग एक ऐसा ऑटोमेटेड मॉडलिंग प्रोसेस हमारे सामने एक प्रोसीजर है जो कि हमें इन सब में से इन सब का सोल्यूशन देता है सो बेसिकली मशीन लर्निंग ऐसा क्यों कर सकता है क्योंकि मशीन लर्निंग की जितने भी एल्गोरिदम्स हैं जितने भी मेथड्स हैं वो सारे जो है उनकी बैकग्राउंड या बेसलाइन जो है वो स्टैटिस्टिक्स है मशीन लर्निंग के पैराडाइम में अगर हम बात करें तो वी कैन क्लासिफाई द आवर मेथड्स इनटू फोर डिफरेंट क्लासेस सुपरवाइज अनसुपरवाइज सेमी सुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग सुपरवाइज वो होते हैं जहाँ पे आपके पास डिलीवर्ड डाटा मौजूद होता है क्लासिफिकेशन रिग्रेशन आपकी एग्जांपल है जब आप ये टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं सो अनसुपरवाइज वहाँ पे होते हैं जहाँ पे आपके पास अनलेबल्ड डाटा होता है और बट आपको उसमें से कोई इंटर पैटर्न्स डाटा में से फाइंड करने हैं तो क्लस्टरिंग डायमेंशनल रिडक्शन और द एग्जांपल्स ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग सेमी सुपरवाइज में आपके पास डाटा में कुछ डाटा में लेबल होंगे और कुछ पोर्शन में नहीं होंगे तो इसे इसे सेमी सुपरवाइज कहते हैं इसमें एग्जांपल है लेबल प्रोपेगेशन सेल्फ ट्रेनिंग वगैरह रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आप कंटिन्यूसली फीडबैक लिखते हैं फ्रॉम द लर्निंग एनवायरनमेंट और आप देख और उसकी फीडबैक की बेस पे आप जो ना सिस्टम को रिवॉर्ड कर रहे होते तो दिस इज very popular in gaming and robotics and recommendation systems. So this is the overall machine learning paradigm that we know of.
देन अगर हम थोड़ा सा लैबोरेटिव या हाई लेवल व्यू देखें क्लस्टरिंग का, विच इज़ एन अनसुपरवाइज लर्निंग। क्लस्टरिंग क्या होती है कि आप अपने आपके पास डाटा जो है वो अनलेबल्ड है और आप उसको ग्रुप्स में जो डिवाइड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं। सबसे पॉपुलर जो है वो के मींस क्लस्टरिंग है, and it is a centroid based clustering algorithm, and it is very suitable for large scale data set। इसकी लॉजिक बहुत सिंपल है कि आप नंबर ऑफ केस यानी नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बनाने हैं वो पहले चूज करते हैं और रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं अपने सेंट्रॉइड्स को। फिर आप नियरेस्ट डाटा पॉइंट्स हैं उनको असाइन कर देते हैं टुवर्ड्स ईच सेंट्रॉइड्स, एंड देन यू रिकम्प्यूट द सेंट्रॉइड्स एज द मीन ऑफ ऑल असाइंड पॉइंट्स, एंड देन वी रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल हमारा जो है ना वो सेंट्रॉइड अपडेट नहीं हो और कोई भी एक पॉइंट अपने क्लस्टर को छोड़ के दूसरे क्लस्टर को में ना जा रहा हो। तो ये बेसिकली इसकी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन है, और ऊपर जो हमने दी वो उसकी एल्गोरिथमिक स्टेप्स हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इट इज़ वेरी सिंपल एंड फास्ट, एंड it can get easily scale to large data set. It can be easily parallelized, and it has low memory footprint. लिमिटेशन क्या है कि आपको के पता होना चाहिए और आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है एडवांस में कि आप भी कितने बने, तो यू मस्ट हैव सम एक्सपीरियंस विद दैट। इट इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स ऑब्वियसली, एंड एज्यूम्स स्फेरिकल क्लस्टर्स, जबकि रियल लाइफ में स्फेरिकल क्लस्टर्स नहीं भी एग्जिस्ट कर रहे होते, तो और लोकल मिनिमा में आप स्टक कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी टिप्स हैं कुछ कि यूज मिनी बैच के मींस फॉर लार्ज डेटा सेट, अप्लाई एल्बो मेथड और सिलर स्कोर उसको चूज चूज के मींस प्लस प्लस है जो बेटा इनिशियलाइजेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, और मल्टीपल इनिशियलाइजेशंस आप एक टाइम में रन कर सकते हैं और उसमें से एक कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ट वाला। देन कम द डीबी स्कैन। DB scan is density based spatial clustering, and it actually it is one of the popular methods actually. Um, so इसमें हम कहते हैं क्या है, वी डिस्कवर द क्लस्टर्स ऑफ आर्बिट्ररी शेप। तो के मीन्स में हम एज्यूम करते हैं कि हमारे क्लस्टरिंग जो क्लस्टर्स हैं वो आर्बिट्ररी शेप नहीं है, बल्कि वो जो ना सफारी के शेप है। लेकिन इसमें हम एज्यूम ये कर सकते हैं कि हम जो हमारे क्लस्टर जो हैं वो डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं और दे आर डेंसली पैक्ड पॉइंट्स। सो इट इज़ एक्चुअली, अगर इसमें पैरामीटर्स या कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ आते हैं, इसमें एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट है जो कि रेडियस ऑफ द नेबरहुड्स होता है अराउंड अ पॉइंट। मिन पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है विच इज मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ डेंस रीजन। देन कोर पॉइंट एट विच एटलीस्ट मिन पॉइंट्स नेबर्स विद इन पॉइंट with at least min points neighbors within epsilon। border points and noise points and border points are within epsilons of a core point, but fewer than min points and neighbors, or is a noise points and not reachable from any core point treated as outlier। अच्छा, एडवांटेजेस इसके क्या है कि इसमें आपको नंबर ऑफ क्लस्टर्स है स्पेसिफाई नहीं करना पड़ते बिफोर हैंड। आउटलायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज़ वेरी रोबस्ट and then nationally identifies anomalies। Then it discovers a non-convex irregular shaped clusters, जो हमने पहले भी जिक्र किया, और it is very largely applicable to geospatial clustering, for example GPS trace hubs or map data। Then hierarchical clustering is also a very popular method, or it builds like a tree like structure, जिसे आप डेंड्रोग्राम भी कह सकते हैं। तो इसमें दो अप्रोचेस है, एग्लोमेरेटिव एंड डिवाइसिव। Agglomerative bottom-up approach है, आप you start with the each point at its own cluster and then merge the closest pair point। ठीक है, ये बड़ी ट्रेडिशनल अप्रोच है। फिर टॉप डाउन में क्या होता है, स्टार्ट विद द वन क्लस्टर और फिर आप उसको रिकर्सिवली सेपरेट करते हैं हर पॉइंट को अलोन। तो इसमें जो मेथड्स हायरार्की क्लस्टरिंग में मौजूद हैं, सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, एवरेज लिंकेज और वार्स मेथड है। सिंगल लिंकेज में क्या होता है कि मिनिमम डिस्टेंस जो होता है दो पॉइंट्स के दरमियान वो हम कैलकुलेट करते हैं अक्रॉस द क्लस्टर्स। कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। एवरेज में हम एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं अक्रॉस ऑल पेयर्स और बिटवीन ऑल पेयर्स अक्रॉस क्लस्टर्स। वार्स मेथड में होता है कि हम मिनिमाइज करते हैं टोटल को विद इन क्लस्टर वेरिएंस। ठीक है, विद इन क्लस्टर वेरिएंस को हम मिनिमाइज करते हैं।
फिर अब इसमें से इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो ये है कि हमें इनमें से कौन सा मेथड चूज करना चाहिए, और इसके ये अ, हर मेथड हर सिचुएशन में नहीं अप्लाई किया जा सकता। जैसा की मीन्स है इट इज़ बेस्ट फॉर लार्ज एंड स्फेरिकल क्लस्टर जहाँ पे रिक्वायर्ड हो, ठीक है, और जहाँ पे आपको नॉन कन्वेक्स शेप्स रिक्वायर्ड हो। डीबी स्कैन जो है इट इज़ बेस्ट फॉर नॉइजी डाटा, irregular shades and spatial data, and hierarchical clustering is best for hierarchical small medium data, and it is good for exploratory analysis. It is you should avoid it when you are using very large data set because of the memory requirements. देन अभी हमने क्लस्टरिंग की बात की, अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है? एक्चुअली आपके पास प्री डिफाइंड लेबल्स मौजूद होते हैं आपके डेटा सेट में, और आप उनकी बेस पे जो पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर अमंग whoever is using a machine learning. क्लासिफिकेशन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जैसे बाइनरी क्लास, मल्टी क्लास, मल्टी लेबल। बाइनरी क्लास तो ऐसे है कि दो क्लासेस हों, जैसा स्पैम और नॉन स्पैम, फ्रॉड और लेजिटिमेट। मल्टी क्लास में दो से ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। मल्टी लेबल्स में आप क्लासेस के अंदर सब क्लासेस हो सकती हैं, तो वो एक मल्टी लेबल्स क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बन जाता है। क्लासिफिकेशन में जो पॉपुलर एल्गोरिदम्स हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला एल्गोरिदम है वो है डिसिजन ट्री क्लासीफायर। डिसिजन ट्री जो है बेसिकली रिकर्सिवली डाटा को सेपरेट करता है ऑन द बेस ऑफ फीचर वैल्यूज़, और इसमें एक इंफॉर्मेशन गेन का कॉन्सेप्ट है। एंड इसमें सबसे पहले हम एक एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम इंफॉर्मेशन गेन और फिर गिनी इंडेक्स, ठीक है। ये इनकी मैथमेटिक्स हैं, और इनके पीछे इंट्रोपी में बेसिकली हम इम्प्योरिटी मेजर करते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि जो वो वेरिएबल पिक करें जिसकी जो इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा जिसकी लेस है। और फिर इंफॉर्मेशन गेन है जिसमें हम सेपरेटिंग का डिसाइड करते हैं, और गिनी इंडेक्स को हम कार्ट मेथड में यूज़ करते हैं। सो इसके कुछ पैरामीटर्स या इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो हैं वो कि हाई एंट्रोपी, जहाँ पे एंट्रोपी हाई होगी इसका मतलब हायर डिसऑर्डर होगा और पुअर सेपरेटिंग आपकी होगी। लो एंट्रोपी का मतलब है कि आपकी क्लीन सेपरेशन होगी। आपके पास मुख्तलिफ डिसीजन मौजूद हैं, जैसे ID3, C4.5 और कार्ड। फिर आपके पास प्रूनिंग का एक मेथड है। प्रूनिंग में ये होता है कि आप जो ना एक्सेसिव जो ब्रांचेस हैं, कि एक ट्री के तौर पे बिल्डअप होता है, तो वो आप उसको काट देते हैं टू अवॉइड ओवरफिटिंग। आप प्री प्रूनिंग भी कर सकते हैं और पोस्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, यानी कि आप अर्ली भी स्टॉप कर सकते हैं और आप बाद में नोट्स को भी रिमूव कर सकते हैं। रैंडम फॉरेस्ट एक मेथड है जो कि सेम ट्री की बेस पे बनता है। उसमें हम एक सीन ट्री की बजाय हजारों डिसीजन ट्रीज बना सकते हैं, और फिर उनका कलेक्टिव डिसीजन जो होता है वो हम उसको कंसिडर करते हैं। इन सबको हम इंसेंबल मेथड्स भी कहते हैं। तो ऐसे इंसेंबल मेथड बहुत सारे हैं, जैसा बूस्टिंग है, जैसा स्टैकिंग है, ठीक है। के नियरेस्ट नेबर इज वन ऑफ द अदर क्लासिफिकेशन मेथड। KNN जो है इट क्लासिफाइज न्यू पॉइंट बाय मेजॉरिटी वोटिंग among its nearest ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये इसको लेजी लर्नर भी कहा जाता है, इसमें कोई एक्सप्लिसिट ट्रेनिंग फेज नहीं होता। इसमें इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या है कि जो डिस्टेंस है वो हम न्यूमेरिकल डाटा के बेस पे यूक्लिडियन डिस्टेंस लेंगे, और अगर टेक्सचुअल डाटा है तो मैनहट्टन या कोसाइन डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। एंड चॉइस ऑफ के हमेशा स्मॉल के से हम करते हैं, बिकॉज इट इज सेंसिटिव टू स्मॉल के होगा तो इट इज सेंसिटिव, इट विल बी सेंसिटिव टू नॉइज। लार्ज के होगा, लार्ज नंबर ऑफ केस होंगे तो आप इट इट विल गिव यू स्मूदर बाउंड्रीज। तो इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। फीचर स्केलिंग इज वेरी क्रिटिकल। नॉर्मलाइज ऑल फीचर्स बिफोर अप्लाइंग KNN, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जरूरी है, यानी डाटा प्री प्रोसेसिंग जरूरी है, अदरवाइज यू विल गेट इनटू द प्रॉब्लम। एल्गोरिथम जो आपको अच्छे आउटकम नहीं देगा। अच्छा, बिग डाटा के लिहाज से बात की जाए तो प्रिडिक्शन टाइम इसका ये है, एंड यू कैन यूज KD ट्रीज और बॉल ट्रीज फॉर स्पीड। सो एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी, इट इज हाई। कट्स ऑफ डायमेंशनलिटी की वजह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि परफॉर्मेंस इसकी डिग्रेड हो जाती है इन वेरी हाई डायमेंशनल स्पेसिस।
फिर एक और पॉपुलर जो एल्गोरिदम है वो है स्पोर्ट वेक्टर मशीन। स्पोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो बेसिकली it finds the optimal hyperplane that maximizes the margins between the classes. So it is one of the most successful and widely used method in big data. It is highly effective for highly dimensional data, for example, text classification, genomics, ये इसके decision and objectives तो ऐसे इसकी statistical representation इस तरह से है। SVM के जो different kernels exist करते हैं, linear है, polynomial है, Gaussian है, and sigmoid है। linear में क्या होता है, linearly हम separate करते हैं डाटा को, जैसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन वगैरह है। पॉलिनोमियल में हम देखते हैं कि फीचर्स के दरमियान इंटरेक्शन कैसा है एट फिक्स डिग्रीज। गॉसियन में हम कहते हैं नॉन लीनियर बाउंड्रीज कैसी को हम फाइंड आउट करते हैं जब हमारा पर्पस जो नॉन लीनियर बाउंड्रीज को फाइंड करना तो, या जनरल पर्पस के लिए। सिग्मॉइड में न्यूरल नेटवर्क एक्टिवेशन के लिए एक्टिवेशन फंक्शन के तौर पे सिग्मॉइड कर्नल को नॉर्मली यूज किया जाता है। क्लासिफिकेशन परफॉर्मेंसेस जो ना मुख्तलिफ जो कॉमनली यूज मैट्रिसेस हैं उसमें एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, रिकॉल, F1 AUC और कोहन्स कैपा। एक्यूरेसी वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे आपके पास क्लासेस बैलेंस हों। प्रिसीजन वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे आपके पास फॉल्स पॉजिटिव हैं वो बहुत कॉस्टली हों, फॉर एग्जांपल स्पैम फिल्टर। और रिकॉल वहाँ पे किया जाता है यूज़ यहाँ पे आपके फॉल्स नेगेटिव जो है वो आपको दे आर कॉस्टली एंड फॉर एग्जांपल डिजीज डिटेक्शन। F1 स्कोर वहाँ पे आप यूज़ करते हैं जहाँ पे आपके पास इम्बैलेंस क्लासेस हों और हार्मोनिक मीन आप जो है ना लेना चाहते हैं। AUC वहाँ पे आप कह रहे थे जहाँ पे आप के पास बाइनरी क्लासेस यानी कि दो क्लासेस वाले दो क्लासिफिकेशन वाला मेथड हो और आपके थ्रेशोल्ड दे आर थ्रेशोल्ड इंडिपेंडेंट। एंड Cohen's kappa is a multi-class with a class imbalance. नाइफ बेस इज अनदर मेथड जो कि एक प्रोबेबिलिटी की बेस पे ये काम करता है। इसे प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर भी कहते हैं। ये बेसियन थ्योरम पे रिलाई करता है एंड इट एज्यूम्स दैट ऑल फीचर्स आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट गिवन द क्लास लेवल्स। तो ये इसकी एजम्पशन है कि तमाम फीचर्स जो है कंडीशनली इंडिपेंडेंट हैं। तो नाइव इसे नाइव एजम्पशन हम कहते हैं। तो नाइव बेसियन थ्योरम जो है ना वो ये है। इसमें कुछ टर्म जो यूज होती हैं वो उसको देख लेते हैं। जैसा पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास सी गिवन फीचर्स एक्स व्हाट वी कंप्यूट। likelihood में that what we have learned from the training data, so probability of observing x if the class is c, so yeah this is likelihood and इसका prior जिसको c से हम कहते हैं इसे probability prior probability of a class c यानी frequency in training set। एविडेंस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है एंड it is a constant across the classes, can be ignored in when we are comparing। नाइव इंडिपेंडेंस assumption ये क्या है, गिवन ए क्लास सी ऑल फीचर्स जो हमारे पास हैं वो अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड इसकी जो इससे हमारी कंपटीशन जो है वो काफ़ी जो ना वो सादा हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाती है। ये इसमें जॉइंट और लाइकलीहुड इसकी है और ये क्लासिफिकेशन इसकी इस तरह से होती है। वेरिएंट्स इसके मुख्तलिफ एग्जिस्ट करते हैं जिसमें गॉसियन है, मल्टीनोमियल है, बर्नौली है, कंप्लीमेंट नाइव बेस है। गॉसियन नाइव बेस में कंटिन्यूस फीचर्स होते हैं जैसे जिसमें हम एज्यूम करते हैं नॉर्म के डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट इज वी हैव इसकी एप्लीकेशन में तो सेंसर बेस्ड डाटा होता है, नॉर्मली मेडिकल मेजरमेंट्स वगैरह में यूज होता है। मल्टीनोमियल में डिस्क्रीट काउंट्स होते हैं हमारे पास वर्ड फ्रिक्वेंसीज जैसे कि एग्जांपल है। और इसमें टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, डॉक्यूमेंट कैटेगराइजेशन इसकी टिपिकल एग्जांपल्स है। बर्नौली में हमारे पास दो फीचर्स होते हैं, उनमें ज़्यादा ये जो होता है यूज होता है वर्ड प्रेजेंस या एब्सेंस अगर आपने करना हो तो दिस कैन बी वेरी गुड वेरिएंट एंड इसमें आप एप्लीकेशन देखें स्पैम फिल्टर, बूलियन फीचर्स वगैरह। कंप्लीमेंट नाइव बेस है, इम्बैलेंस डाटा क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन क्या है, इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑन इम्बैलेंस डाटा जब आप यूज कर रहे हो तो उसमें आपकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर देता है। लैपलेस स्मूथिंग जब एक फीचर वैल्यू जो होती है उसका कम्बिनेशन आपके ट्रेनिंग डेटा में कभी भी अपेयर ना हो, ठीक है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो, तो
आप क्या करते हैं कि एंटायर उस क्लास को आप कहते हैं इट इज़ ज़ीरो। तो लेबलेस स्मूथिंग जो है ना, क्या करता है कि इट एड्स अ स्मॉल वैल्यू अल्फा टू प्रिवेंट दिस। हम कहते हैं कि बजाय इसके कि एक पर्टिकुलर फीचर वैल्यू का कम्बिनेशन अपीयर नहीं हो रहा, उसकी उसकी इसकी वजह से प्रोबेबिलिटी जीरो आ रही है। तो हम उसको कुछ ना कुछ इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, उसे लेप्लास या एड वन स्मूथिंग कहते हैं। ये इसके स्टैटिस्टिकल फार्मूला है। एयर अल्फा इज इक्वल टू वन, एंड अल्फा अगर हो तो इसमें लेप्लास एड वन स्मूथिंग है, अगर अल्फा लेस देन वन हो तो इट्स ए लिटस्टोन स्मूथिंग स्मूथिंग या क्या कहते हैं, और इट इज मोर फ्लेक्सिबल। एंड इसमें अगर बात की जाए तो वोकेबरी साइज जो है वो इट इज डिनोटेड बाय वी इन द अबव। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिक फीचर्स वैल्यूज। ये ऊपर वाली इक्वेशन में स्मूथिंग में ये ओवरऑल इसकी इक्वेशन है। एंड इसमें अल्फा की वैल्यू अगर वन है तो इट विल बी लैप्लास एडवांस स्मूथिंग, देन वन है तो इट विल बी लिटस्टोन स्मूथिंग, और वी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ यूनिक फीचर्स वैल्यूज। तो लैप्लास स्मूथिंग उन केस में होता है जहाँ पे आपके पास कुछ कॉम्बिनेशन अपीयर ना हो ही ना, उनकी प्रोबेबिलिटी जीरो। कुछ एग्जांपल हैं, जैसा ट्रेनिंग वोकेबरी है, बाय चीप, मीटिंग टुमारो, ठीक है। आपके दो क्लासेस हैं, स्पैम और नॉट स्पैम। तो अब आप ईमेल कोई आपके पास आई है तो आप किस आपके पास से आप इसे क्लासिफाई करना चाहते हैं इनटू स्पैम और नॉन स्पैम। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन से वर्ड्स प्रेजेंट है। तो हम कहते हैं बाय चीप, बाय अगर ये है तो हम इसे कहेंगे स्पैम, अगर मीटिंग टुमारो तो है तो हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं नॉट स्पैम। तो कि प्रोबेबिलिटी की बेस पे हम इस साइज को जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, नाइव बेस के बारे में यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वाई इट इज कंसिडर्ड इट वर्क्स वेल फॉर द बिग डाटा। एक तो रीज़न ये कि इट इज एक्सट्रीमली फास्ट, इट हैज़ वेरी एक्सट्रीमली फास्ट ट्रेनिंग प्रोसेस, और इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो कम है। हाईली इट इज़ हाईली स्केलेबल, इट यूजेस लो मेमोरी, stores only probability tables, works well with the high dimensional data, and it is very robust to irrelevant features when enough training data is available. मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है बिग डाटा फ्रेमवर्क्स में अगर बात की जाए तो वो कौन कौन से हैं, वो हमने ऊपर काफ़ी हद तक देख लिए हैं। उसमें फ्रेमवर्क्स में जो मौजूद हैं, जैसा स्पार्क हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जो हडूप की एक प्रोडक्ट है। उसमें अगर बात की जाए तो के मीन्स मौजूद है, डिसीजन ट्री, नाइव बेस, ये तमाम क्लासीफायर्स मौजूद हैं। उसके अलावा एस वी एम या लीनियर एस वी एम और रैंडम फॉरेस्ट भी मौजूद है। मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स की मुख्तलिफ ट्रेनिंग और प्रिडिक्शन कम्प्लेक्सिटी होती है। एंड दिस इज द कंपैरिजन ऑफ के विच one has what kind of a training complexity or prediction complexity. This is अच्छा, कंपैरिजन बात की जाए तो कंपैरेटिव समरी अगर पूरे लेक्चर की तो वी कैन सी दैट वी हैव डिफरेंट मेथड्स, जिसमें क्लस्टरिंग मेथड्स हैं, क्लासिफिकेशन मेथड्स हैं, सेमी क्लासिफिकेशन मेथड्स भी हैं। तो अब इसमें आप देखें तो ये इनकी कंपैरिजन है कि आपने किस सिचुएशन में क्या यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल क्लस्टरिंग में आपके हमने यहाँ पे तीन मेथड्स देखे। तो हम बात करते हैं तो के मीन्स यूज होता है मिनी बैच वेरिएंट्स के में, और डीबी स्कैन जो है इट इज़ फॉर गुड फॉर स्पेशल एंड जियो स्पेशल, ठीक है। तीसरा हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, इट इज़ बेटर फॉर एक्सप्लोरेटिव एनालिसिस। Decision tree are good when actually you in generally they are good for any kind of a classification problem, ठीक है। और आप नॉर्मली इस decision tree तब यूज़ करें जब आप रैंडम फॉरेस्ट को या बैगिंग को यूज़ करना चाहते हैं, एनसेम्बल मेथड करना चाहते हैं। KNN क्लास अप्रोक्सीमेशन के लिए है, ठीक है। एंड SVM नॉर्मली दे आर वेरी गुड एक्चुअली फॉर बिग डाटा, एंड नाइव बेस आइडियल फॉर स्ट्रीमिंग बिग डाटा, ठीक है। ये की टर्म्स हैं जो हमने यूज़ की हैं मुख्तलिफ इन लेक्चर्स में। एंड जस्ट गो थ्रू दैट, एंड हम इसको ऊपर ऊपर देख चुके हैं किसी न किसी केस में। तो ये इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड में आ सकते हैं। You can just go through them for the critical thinking, and this is for further reading. And that's all for today's lecture. Thank you.